Yes, students. Yesterday we have discussed about displacement reactions. मैंने आपको बताया था कि displacement reactions क्या होती है. उसमें आपने एक statement पढ़ी थी that the highly reactive metal can displace a low reactive metal. एक highly reactive metal जो होगा वो less reactive metal को या low reactive metal को क्या कर सकता है, displace कर सकता है. और अगर displace कर सकता है तो हमने उसमें क्या देखा कि 5 टेस्ट ट्यूब ली गई थी या 5 बीकर्स का यूज किया गया था. उन बीकर्स के अंदर हमने क्या किया, अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस को डाला था, लाइक कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट. कॉपर सल्फेट इज ऑफ ब्लू कलर एंड फेरस सल्फेट इज ऑफ ग्रीन कलर एंड जिंक सल्फेट इज कलरलेस सॉल्यूशन. आफ्टर दैट वी हैव एडेड सम मेटल इन द फॉर्म ऑफ पाउडर. हमने उनके अंदर जिंक डाला, आयरन को डाला, उसके साथ साथ कॉपर को ऐड किया. तो हमने देखा कि कुछ बीकर के अंदर तो केमिकल रिएक्शन होती है, लेकिन कुछ बीकर के अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं होती. उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है. एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है. तो मेटल्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल होती है. तो मेटल्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल होती है, ये आपने कल देख लिया था. और मैंने इसकी रिएक्टिविटी सीरीज भी लिखवाई थी. ये रिएक्टिविटी सीरीज नॉन मेटल्स की है. दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज एंड फॉर द नॉन मेटल्स. ये नॉन मेटल्स के लिए है. हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो जनरली हम इसको डिस्कस कर रहे हैं. आपके सिलेबस के अंदर मेटल से रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस गिवन है कि मेटल्स एक दूसरे को कैसे डिस्प्लेस कर सकते हैं, इसकी रिएक्शंस गिवन है. ये रिएक्शंस आपके सिलेबस में गिवन नहीं है, तो हम एज ए नॉलेज इसको स्टडी कर रहे हैं. लिखेंगे नहीं, ना ही इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएंगे. तो बस जस्ट इसको समझ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैन आल्सो अकर, हो सकती हैं इन नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स भी एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सकते हैं. जैसे कि इस केमिकल रिएक्शन में देखिए, इस केमिकल रिएक्शन में KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, आई एम राइटिंग द नेम ऑफ दिस सब्सटेंस. दिस इज potassium bromide, potassium bromide, and this is sodium iodide. This is sodium iodide. अब देखिए, पोटेशियम ब्रोमाइड में हमने क्लोरीन गैस को डाला. क्लोरीन गैस को जैसे ही डालेंगे, ये क्लोरीन किसको डिस्प्लेस कर देगी? ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगी. तो क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस किया और क्या प्रोडक्ट बना दिया? पोटेशियम क्लोराइड. पोटेशियम क्लोराइड और ब्रोमीन गैस यहाँ से रिलीज हो गई. और ये ब्रोमीन गैस कौन से कलर की होती है? ये होती है रेड ब्राउन कलर की. ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ? इस रिएक्टिविटी सीरीज के कारण. देखिए, कुछ नॉन मेटल जो है वो हाईली रिएक्टिव है और कुछ नॉन मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव है, वो कम रिएक्टिव. किसके कंपैरिजन में? दूसरों के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव है. तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है? क्लोरीन. क्लोरीन इज ए गैस. क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस. जैसे सुन लीजिए, क्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर एंड फॉस्फोरस. So most reactive non-metal is chlorine and least reactive non-metal is phosphorus. सबसे कम रिएक्टिव है वो क्या है? फॉस्फोरस है. तो अब इस रिएक्टिविटी सीरीज से देखिए कि क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर सकता है क्या? क्या वो उसकी जगह ले सकता है? तो आंसर है यस, बिकॉज क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन. क्योंकि क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है किससे? ब्रोमीन से. रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आ रहा है ना, ये अगर ये ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है. तो इट इज द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट विच कैन डिस्प्लेस ए लो रिएक्टिव एलिमेंट. तो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है. तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें देखिए, जैसे सोडियम आयोडाइड, तो क्लोरीन किसको डिस्प्लेस करेगा? क्लोरीन डिस्प्लेस करेगा आयोडीन को. क्लोरीन इज डिस्प्लेसिंग द आयोडीन बिकॉज क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन. क्योंकि क्लोरीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे? आयोडीन. तो क्लोरीन किसको डिस्प्लेस कर सकता है? आयोडीन को भी डिस्प्लेस कर सकता है. तो इस केमिकल रिएक्शन में क्लोरीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर रहा है. So this is the displacement reaction in non-metals and
These are the two examples of displacement reaction in non-metals and this is the reactivity series. आप इस reactivity series को नोट कर सकते हैं, reactivity series और आगे लिख लेना for non-metals. Reactivity series of non-metals. Chlorine, chlorine, oxygen, bromine, iodine, sulfur and phosphorus. Okay. तो ये 5 chemical properties हमने पढ़ ली. First of all, we have studied about the physical properties of metal and non-metals. हमने 6 या 7 फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सोनोरस, लस्टर, हार्ड, तो ये सब प्रॉपर्टीज थी मेटल नॉन मेटल्स की एंड दैट वाज द फिजिकल प्रॉपर्टी. एंड नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द 5 केमिकल प्रॉपर्टीज. हमने 5 केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया है कि जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, जो मेटल्स हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा सकते हैं. उसके साथ साथ 2-3 केमिकल प्रॉपर्टीज और पढ़ी हमने कि जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, जो मेटल्स हैं वो बेसिस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं. तो मेटल की 5 केमिकल प्रॉपर्टीज बनती हैं. मेटल्स कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दे कैन रिएक्ट विद वाटर, दे कैन रिएक्ट विद एसिड, दे कैन रिएक्ट विद बेसिस एंड दे कैन आल्सो परफॉर्म डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जो मेटल्स हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी दिखाते हैं. ओके, तो इसी तरह से नॉन मेटल की 5 केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी जिसमें हम ये देखेंगे नॉन मेटल्स कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जो नॉन मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, एंड नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, जो नॉन मेटल है वो जनरली एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, एंड नॉन मेटल्स कैन रिएक्ट विद बेसिस, नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, बट दीज केमिकल रिएक्शंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर. लेकिन वो केमिकल रिएक्शंस सिंपल केमिकल रिएक्शंस नहीं है, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस है. उसमें हमें कुछ कंडीशंस को चेंज करना पड़ता है, टेम्परेचर को, प्रेशर को, कुछ कैटालिस्ट डालने पड़ते हैं उसके अंदर, तब जाकर के वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं. तो आप ये बोल सकते हैं कि जनरली रिएक्शंस नहीं करते हैं नॉन मेटल्स विद बेसिस. So we can say that non-metals generally do not react with bases, do not react with bases. And last reaction, non-metals can also do displacement reaction. Non-metals can also show displacement reaction. So non-metals जो है वो displacement reactions भी दिखाते हैं. तो ये chemical properties होगी, 5 chemical properties of metals and 5 chemical properties of non-metals. Now we will discuss about the uses of metals and non-metals. Uses of metals and non-metals. So first of all, I am writing the uses of metals. Then we will discuss about the uses of non-metals. तो देखिए metals के क्या क्या यूज हो सकते हैं. इसमें सबसे बेसिक एलिमेंट्स को हम लेंगे, सबसे बेसिक मेटल्स को लेंगे. Uses of metal, and here we will write uses of non-metal. मेटल नॉन मेटल इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भी गेन की जाती है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. देखिए हम लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर जाती है और ऑक्सीजन ही वो एलिमेंट है जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारी जो सेल्स है वो वर्क कर रही है, हमारे बॉडी के अंदर जो फंक्शंस है वो कंप्लीट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो काफी इंपॉर्टेंट है. किस लिए इंपॉर्टेंट है? जैसे कि मैं एक मेटल की बात करता हूँ, आयरन, एंड सेकंड मेटल इज एल्यूमिनियम. आयरन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आयरन इज यूज्ड टू गिव द शेप टू द सिटी और द कंट्री. आयरन एक इंपॉर्टेंट मेटल है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि सिटीज को, स्टेट्स को या कंट्री को क्या कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं. जो बिल्डिंग्स हैं, जो आर्किटेक्चर है, वो किसकी हेल्प से बनाया जाता है? वो आयरन की हेल्प से बनाया जाता है. तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई घर की कंस्ट्रक्शन होती है, हाउस की कंस्ट्रक्शन होती है या बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है, तो उसमें आयरन रोड का यूज किया जाता है या गर्डर्स का यूज किया जाता है. इस आई शेप के गर्डर्स होते हैं इस तरह से, जो रेलवे ट्रैक पर आपको गर्डर्स दिखाई देते हैं, दीज आर ऑफ आई शेप. इस शेप के होते हैं गर्डर्स. इसको हम लोग
सीलिंग में लगाते हैं ताकि ये पूरे घर को सपोर्ट करे, स्ट्रेंथ दे। तो विदाउट आयरन, बिना आयरन के हम लोग क्या नहीं कर सकते, बिल्डिंग्स नहीं बना सकते, आर्किटेक्चर प्रिपेयर नहीं कर सकते, किसी भी सिटी के अंदर फैक्ट्रीज को, हाउसेस को, बिल्डिंग्स को, ब्रिजेस को, इनको नहीं बनाया जा सकता विदाउट आयरन। तो मेटल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में। इसके साथ साथ हम लोग जो कार यूज कर रहे हैं, बाइक यूज कर रहे हैं, उसमें भी आयरन का यूज होता है। उसके अलावा आपको आयरन मिलेगा ब्रिजेस के अंदर, शिप्स के अंदर। तो इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट मेटल है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मेटल बिकॉज इट गिव्स द शेप टू द ब्रिजेस, टू द बिल्डिंग, टू द सिटीज, टू शेप द होल कंट्री। पूरी कंट्री के अंदर जो भी आर्किटेक्चर बनाए जा रहे हैं वो बिना मेटल्स के नहीं बन सकते। सो दिस इज द यूज ऑफ आयरन। इसके साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, आयरन से स्टील भी प्रिपेयर करते हैं। जैसे आयरन के अंदर हमने क्या किया, कार्बन को मिक्स कर दिया, कार्बन को मिक्स करने से वो स्टील बन जाएगा। आयरन के अंदर मैग्नीज को डाल दिया, निकल को डाल दिया, तब भी वो स्टील बन जाएगा। तो इससे आयरन की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो हम लोग आयरन को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, आयरन को स्टील में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे हम लोग यूटेंसिल्स भी बना सकते हैं, बर्तन भी बना सकते हैं। ओके, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूटेंसिल्स को भी क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, बर्तन भी बना सकते हैं। तो ब्रिजेस बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, व्हीकल्स बनाने के लिए, शिप्स बनाने के लिए, एरोप्लेन्स बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, आयरन का यूज करते हैं। और आयरन से हम लोग स्टील भी बना सकते हैं, स्टील से हम यूटेंसिल्स बना सकते हैं, या स्टील को भी यूज किया जाता है कुछ स्ट्रक्चर्स के अंदर। जैसे अभी जो ब्रिजेस बनते हैं उनके अंदर जो वायर्स यूज की जाती हैं वो स्टील वायर्स यूज की जाती है, क्योंकि स्टील के ऊपर क्या नहीं होती, रस्टिंग नहीं होती, जंग नहीं लगती, जल्दी से वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए स्टील वायर्स का भी यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम, देखिए एल्यूमिनियम जो है उसकी स्ट्रेंथ तो ज्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ तो ज्यादा होती है, लेकिन वो लाइट वेट होता है किससे, आयरन से। आयरन से उसका जो वेट है वो कम होता है। अगर आयरन से उसका वेट कम होता है तो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर के जो वेट है वो भी कम हो जाएंगे, बॉडी स्ट्रक्चर के जो वेट है वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर एल्यूमिनियम को कहाँ कहाँ यूज करेंगे, ये मैंने आपको बताया था वायर्स बनाने में। जो हमारे घर के बाहर इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर जो आपको वायर्स दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रिकल वायर, वो एल्यूमिनियम की बनी हुई है। वो किसकी बनी हुई है, एल्यूमिनियम की। उसके साथ साथ हमारी बाइक के और कार के कुछ पार्ट, पूरा नहीं कह रहा मैं, कुछ पार्ट जो है वो एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं ताकि उस व्हीकल का जो वेट है वो ज्यादा ना हो। अगर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही हम आयरन से बना देंगे, अगर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम आयरन से बना देंगे तो वो व्हीकल का जो वेट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, व्हीकल का जो वेट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और उससे क्या होगा, एनर्जी में डिसिपेशन होगा। जो एनर्जी इंजन प्रोड्यूस करेगा वो एनर्जी ज्यादातर तो उसको चलाने में खर्च हो जाएगी, ज्यादातर एनर्जी तो उस व्हीकल को मूव करने में, क्योंकि वो हैवी है, हैवी है तो फोर्स ज्यादा क्रिएट करना पड़ेगा इंजन को। इंजन अगर फोर्स ज्यादा क्रिएट करेगा तो क्या होगा, तो एनर्जी के डिसिपेशन होंगे। ये आयरन जो है उसको यूज किया जाता है किसी भी स्टेट, कंट्री या सिटी को बिल्डअप करने के लिए, स्ट्रक्चर देने के लिए। क्योंकि जो भी ब्रिजेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, आर्किटेक्चर है, फैक्ट्रीज हैं, वो सब किसकी हेल्प से बनाया जाता है, आयरन को यूज करना पड़ता है स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। एल्यूमिनियम को यूज करते हैं व्हीकल्स के अंदर, ताकि व्हीकल्स जो है उनका वेट लाइट रहे, कम रहे, हैवी व्हीकल्स ना बने। अगर हैवी व्हीकल्स बनेंगे तो वो ज्यादा ऑयल की कंजप्शन करेंगे, उनको ऑयल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी, क्योंकि इंजन हैवी बनाना पड़ेगा, हैवी व्हीकल को चलाने के लिए एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बारे में और सुनिए, मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर वायर्स बनाने में भी इसको यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर जो वायर्स लगी हुई है वो वायर्स की किसकी बनाई जाती है, एल्यूमिनियम की। ओके, नेक्स्ट यूज हम लोग ये कर सकते हैं कि एल्यूमिनियम का पेंट भी कर सकते हैं, दैट इज नोन एज एनोडाइजिंग। एक प्रोसेस होती है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग का मतलब होता है कि एल्यूमिनियम की लेयर को अप्लाई करना किसी भी आर्टिकल के ऊपर। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक आर्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है, मुझे इस पर एल्यूमिनियम की लेयर लगानी है, तो मैं एल्यूमिनियम को मेल्ट करके रख लूंगा और इस ऑब्जेक्ट को मोल्टन आयरन के अंदर डिप कर दूंगा, डिप करके बाहर निकालूंगा, इसके ऊपर एल्यूमिनियम की लेयर आ जाएगी, दैट इज नोन एज एनोडाइजिंग। तो इस तरह से भी एनोडाइजिंग की जाती है। यह एनोडाइजिंग करने के एक दो मेथड और भी हैं,
केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी की जा सकती है। ओके, तो दिस इज द यूज ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर का क्या यूज है? मेनली जो कॉपर का यूज है वो इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में यूज किया जाता है। द यूज ऑफ कॉपर इज इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स because it is a good conductor of electricity and it is a good conductor of heat। ये हीट का भी अच्छा कंडक्टर है। तो हम लोग क्या करते हैं कंडेंसर बनाने में, अभी कंडेंसर क्या होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। जो कंडेंसर है वो आपको मिलेंगे अपने एयर कंडीशनर के अंदर। एसी जो घर पर हमें हमारे लगा होता है, वो एसी का जो आउटडोर यूनिट है, एसी का जो आउटडोर यूनिट है उसमें कंडेंसर लगा होता है। वो कंडेंसर कॉपर का है तो एयर कंडीशनर की जो कैपेसिटी होगी, जो उसकी एफिशिएंसी होगी वो ज्यादा होगी, वो इजीली आपके रूम को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा, जल्दी कर देगा। लेकिन कॉपर कंडेंसर जो होता है वो एसी काफी कॉस्टली आते हैं, जिसमें कंडेंसर पूरा का पूरा कॉपर का बना होता है, वो एसी काफी कॉस्टली आते हैं, 60,000 70,000 या 1 लाख के अप्रोक्सीमेट आते हैं। लेकिन अगर एसी एल्यूमिनियम का बना हुआ, कंडेंसर एल्यूमिनियम के भी बनाए जाते हैं। जनरली जो हमारे घर पर एसी लगे होते हैं 30,000 40,000 जिनकी कॉस्ट है, उनके अंदर जो कंडेंसर होते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं। पीछे एक जाली लगी होती है, प्लेट लगी होती है, जिसके थ्रू हीट एनर्जी बाहर निकलती है, गर्म हवा बाहर निकलती है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसर। तो वो कंडेंसर, एयर कंडीशनर के जो कंडेंसर हैं वो कॉपर के बनाए जाते हैं, तो उससे एयर कंडीशनर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अदरवाइज नॉर्मली वो किसके बने होते हैं? एल्यूमिनियम के बने होते हैं। लेकिन कॉपर के बने होंगे तो उसकी कूलिंग कैपेसिटी जो है, उसकी कूलिंग एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा होगी। इसके अलावा मैंने क्या बताया, कॉपर को यूज करेंगे क्या बनाने में? इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में। कॉइन्स बनाए जा सकते हैं, सिक्के बनाए जा सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग इसके कॉपर को यूज कर सकते हैं कुछ कार के पार्ट्स बनाने में, जैसे कि रेडिएटर। कार के अंदर एक रेडिएटर लगा होता है, रेडिएटर का काम होता है इंजन को ठंडा करना। रेडिएटर इज यूज टू कूल डाउन द इंजन। इंजन के टेम्परेचर को कम करने के लिए रेडिएटर का यूज किया जाता है। वो रेडिएटर भी कॉपर का बना होता है। कॉपर का क्यों बनाया जाता है? बिकॉज इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट को जल्दी से ट्रांसफर करता है। तो इंजन की हीट एनर्जी को सराउंडिंग में ट्रांसफर करने के लिए रेडिएटर का यूज किया जाता है। और रेडिएटर किसका बना होता है? रेडिएटर बना होता है कॉपर का। रेडिएटर किसका बना होगा? कॉपर का बना होगा। अब आप आगे सुनिए मरकरी। नेक्स्ट मेटल के बारे में सुनिए। अभी तक मैंने आपको 3-4 मेटल्स बताए हैं। सबसे पहला मेटल मैंने आपको बताया था आयरन, दूसरा मेटल मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम, नेक्स्ट मेटल इज कॉपर, फोर्थ मेटल इज मर्करी। मर्करी का यूज कहाँ किया जाता है? थर्मोमीटर्स बनाने में। मर्करी का यूज कहाँ किया जाता है? इन द मेकिंग ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी के अंदर जो हम जो थर्मोमीटर यूज करते हैं, या जो डॉक्टर थर्मोमीटर यूज करते हैं, वो थर्मोमीटर बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? मर्करी मेटल का यूज किया जाता है। ओके, इसके बाद और मेटल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, जैसे कि लेड, LEAD। इसके कुछ स्पेशल यूज हैं, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसमें एटम्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है और नए एटम्स बनाए जाते हैं, तो वहां पर लेड की कोटिंग की होती है। वो जो पावर प्लांट होगा उसके चारों तरफ किसकी कोटिंग की जाएगी? लेड की कोटिंग की जाएगी। तो ये मेटल का यूज एक्सपेरिमेंट्स में काम में आता है। जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है, एटम मॉलिक्यूल से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनके अंदर से पार्टिकल्स निकलते हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल्स निकलते हैं, तो उनको रोकने के लिए लेड का यूज किया जाता है। तो एक्सपेरिमेंटल पर्पज से इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा ग्लास बनाने के लिए, कांच बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? लेड का यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ ग्लास ऐसे होते हैं जो हार्ड ग्लास बोले जाते हैं, जिनको तोड़ना काफी मुश्किल होता है, तो उन ग्लासेस को बनाने के लिए भी उसमें लेड मिक्स किया जाता है। सो दिस इज द यूज ऑफ लेड मेटल। इसके अलावा हम लोग जिंक यूज कर सकते हैं, Zn, जिंक मेटल। अब जिंक मेटल के बारे में सुनिए। जिंक मेटल क्या होता है? जिंक मेटल जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Zn से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेड को रिप्रेजेंट करते हैं Pb से, मर्करी को रिप्रेजेंट करते हैं Hg से, कॉपर को रिप्रेजेंट किया जाता है Cu से, एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट करते हैं Al से, आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं Fe से। कॉपर इज रिप्रेजेंटेड बाय Cu। अब देखिए जिंक, जिंक का यूज भी लेयर्स बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, मैं उसके ऊपर जिंक की लेयर लगा दूंगा। क्यों जरूरी है जिंक की लेयर लगानी? ताकि ये मेटल खराब ना हो।
जो मेटल है उसके ऊपर रस्टिंग आ सकती है। मेटल्स के ऊपर क्या आ सकती है? रस्टिंग। तो रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए, हम लोग जिंक की लेयर लगा देते हैं आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। एक प्रोसेस बता रहा हूं मैं। देखिए एल्यूमिनियम की लेयर जो लगाई थी उसको एनोडाइजिंग बोला गया था, एनोडाइजिंग। और अगर जिंक की लेयर लगा रहे हैं दैट इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। ये आपके चैप्टर्स के अंदर आएगा, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें आप ये पढ़ेंगे गैल्वेनाइजेशन के बारे में। तो जिंक की लेयर को लगाना ऑब्जेक्ट्स के ऊपर दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। उसके साथ साथ ब्रास, ब्रास जो है वो एक मिक्सचर है। ब्रास जो है वो एक मिक्सचर है। किस किस का मिक्सचर होगा? देखिए नॉन मेटल्स के बारे में मंडे को डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ मेटल की प्रॉपर्टीज में आपको बताऊंगा। ओके, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। तो इसमें देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ब्रास, ब्रास इज ए एलॉय। बाइक के अंदर, कार के अंदर व्हील्स लगे होते हैं ना, एलॉय व्हील्स बोला जाता है उनको। एलॉय क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल्स, बिकॉज इट इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल्स, इट इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ये मिक्सचर होता है मेटल्स का। अब इसी तरह के मैं आपको 2-3 मिक्सचर्स बता देता हूँ। ये बना होता है कॉपर और जिंक से। जो ब्रास है उसके अंदर 2 मेटल्स का यूज किया जाता है, कॉपर एंड जिंक। इसी तरह से ब्रॉन्ज होता है। अब इनकी हिंदी नाम भी मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये दोनों ही एलॉय है। तो एलॉय बनाने के लिए भी मेटल्स का यूज किया जाता है। और ब्रास की एक प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर रस्ट नहीं आती है, जंग नहीं लगती है, कॉपर और जिंक जो है। जो ब्रॉन्ज है उसके अंदर 3-4 मेटल्स होते हैं। कॉपर होता है, टिन होता है, उसके साथ साथ कुछ और मेटल्स भी मिक्स किए जा सकते हैं, कॉपर, टिन, और इसके साथ साथ हम लोग इसके अंदर निकल डाल सकते हैं। निकल के साथ साथ मैग्नीज डाल सकते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं नीचे, निकल के साथ साथ इसमें क्या ऐड किया जा सकता है? मैग्नीज ऐड किया जा सकता है। तो इन मेटल्स के मिक्सचर को ब्रॉन्ज बोला जाता है। ब्रास, ब्रास को हिंदी में बोलते हैं पीतल। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज को बोला जाता है कांसा। जो ब्रॉन्ज होता है वो कांसा होता है, जो ब्रास है उसको क्या बोला जाता है? उसको पीतल बोला जाता है। तो जो ब्रास है दैट इज एन एलॉय, वो एक एलॉय होता है, मेटल्स का मिक्सचर होता है, कॉपर और जिंक का मिक्सचर। और ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर, टिन, मेटल्स का मिक्सचर होता है, जिसको हिंदी में कांसा बोला जाता है। ओके, तो ये मेटल्स का ये भी यूज है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल्स के थ्रू एलॉयज को बना सकते हैं। ओके, तो हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में।